तो दोस्तों बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी जिसका नाम है सालेम स्लॉट। फिल्म की कहानी स्टीफन किंग्स की फेमस नॉवल पर बेस्ड है जो कि कर्ट बार्लो नाम के वैम्पायर के बारे में है, जिसे नॉसफेरातु के बाद अब तक का सबसे क्रीपीएस्ट वैम्पायर माना गया है। वो जहाँ भी जाता है उस जगह को शमशान में बदल देता है और वहाँ एक भी जिंदा इंसान नहीं बचता सिवाय वैम्पायर्स के। बार्लो अक्सर स्मॉल टाउन को शिकार बनाता है, ऐसे टाउन जहाँ के लोग पहले से ही करप्ट हों, और इन सब में उसकी मदद करता है स्ट्रेकर, जो दुनिया वालों के लिए बार्लो का बिजनेस पार्टनर है लेकिन एक्चुअल में वो उसका सर्वेंट है। तो इस बार बार्लो ने जेरूसलेम लॉर्ड्स नाम के टाउन को चुना है और सलेम स्लॉट इसी का शॉर्ट फॉर्म है। और अब इस टाउन के साथ क्या होगा जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम स्टेकर को देखते हैं जिसने हाल ही में सलेम स्लॉट में एक एंटीक शॉप खोला है और शॉप के बाहर बार्लो और स्टेकर का नाम लिखा है। ऑब्वियसली स्टेकर का कहना है कि वो इंग्लैंड से आया है और अपने वर्कर से कहता है कि शाम 6 बजे मेरा एक क्रेट आने वाला है और तुम्हारा काम है उस क्रेट को मेरे घर तक पहुंचाना और क्रेट को बहुत सावधानी से सेलर में रख कर आना है। जिसके बाद वो आदमी एक ट्रक वाले के साथ उस क्रेट को घर तक ले आता है। अब स्टेकर ने जो घर खरीदा था उसे मास्टन हाउस कहा जाता है और टाउन वाले उसे हॉन्टेड मानते हैं, इसलिए ड्राइवर थोड़ा डर रहा था। वो कहता है कि बचपन में मेरी दादी बताती थी कि सालों पहले यहाँ मिस्टर मास्टन रहा करते थे। मास्टन शैतान की पूजा करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को मार दिया और फिर खुद को भी खत्म कर लिया। उसके बाद यहाँ जो भी रहा उसके लिए घर मनुष्य साबित हुआ, इसलिए 40 साल से ये खाली पड़ा था और इसलिए जानबूझकर स्टेकर ने इसी घर को खरीदा था, क्योंकि डर के मारे लोग इस घर से वैसे ही दूर रहते हैं और वो अपना शैतानी काम आराम से कर पाएगा बिना किसी ताकत झांकी के। खैर वो आदमी कहता है कि अपनी दादी अम्मा की कहानी बंद कर और काम पे लग। फिर दोनों क्रेट को सेलर में रखने जाते हैं, लेकिन क्रेट बहुत भारी था, उसमें बार्लो जो था। तभी ड्राइवर के हाथ से क्रेट छूट जाता है और गिरते ही कोने से टूट जाता है, जिसके अंदर से मिट्टी निकलती है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं कि आखिर इसमें क्या होगा, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके जाने लगते हैं। लेकिन टूटे हुए हिस्से से बार्लो उन्हें देख रहा था और वो उस वर्कर को सम्मोहित करके अपने पास बुला लेता है। लेकिन तभी पीछे से ड्राइवर उसको आवाज़ लगा देता है कि तुम क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से, यहाँ ज़्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है। जिससे बार्लो का सम्मोहन टूट जाता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और अब हम देखते हैं कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट बेन मेयर्स को, जो कि कार में बैठा रेडियो सुन रहा था। रेडियो से व्यूवर्स को पता चलता है कि यह साल 1975 का टाइम था। बेन मास्टन हाउस के बिल्कुल सामने होता है और वो उसे एकटक देखे जा रहा था। तभी टाउन का शेरिफ वहाँ पर आता है। वो बेन से पूछता है कि तुम खो गए हो क्या, यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर बेन कहता है कि वो एक राइटर है, पहले वो इसी घर में रहा करता था और यहाँ वो अपनी अगली बुक के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है। शेरिफ कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यहाँ कुछ उल्टा सीधा करने आए हो तो प्लीज़ मत करना, नहीं तो मुझे काम पर लगना पड़ेगा और मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि टाउन के लोग कितने करप्ट हैं। टाउन के किसी भी घर में कोई धार्मिक चीज़ नहीं मिलेगी, क्रॉस वगैरह कुछ नहीं। पॉपुलेशन साइज की बात की जाए तो वो सिर्फ 1282 है। तो ये है पूरा सीन इस टाउन का, छोटा और करप्टेड टाउन। तो अब आप समझ गए होंगे कि बार्लो ने इस टाउन को क्यों चुना है। तो ये थी फिल्म के कुछ हिडन फैक्ट्स। और अब चलते हैं कहानी की तरफ, जहाँ बेन को हम एक रियल स्टेट की शॉप पर देखते हैं। शॉपर्स की मुलाकात सुजैन नाम की लड़की से होती है, जो बेन की ही बुक पढ़ रही थी। वो बेन की बड़ी फ़ैन थी और उसका बेन पर क्रश भी होता है, लेकिन वो बेन को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसने बुक में सिर्फ उसकी पोर्ट्रेट ही देखी थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। बेन कहता है कि वो सब छोड़ो, ये बताओ कि बुक कैसी है। सुजैन कहती है कि बुक तो कमाल की है, मैं तो चाहती हूँ कि ये कभी ख़त्म ही ना हो, बस पढ़ती जाऊँ इसे। तभी शॉप का मालिक वहाँ पर आता है। बेन उससे कहता है कि मुझे मास्टन हाउस को रेंट पर लेना है, लेकिन मैंने वहाँ किसी को देखा है, क्या वहाँ कोई पहले से रह रहा है। जिस पर वो आदमी बताता है कि 40 साल से वो घर वैसे ही खाली पड़ा था। इंग्लैंड से कोई स्टेकर नाम का आदमी आया है, उसी ने खरीदा है। सामने वाली शॉप भी उसी की है। सुजैन पूछती है कि तुम्हें मास्टन हाउस के बारे में कैसे पता है। बेन कहता है कि 9 साल की एज तक मैं पहले वहीं रहता था। सुजैन कहती कि अच्छा, इसलिए तुम मुझे देखे देखे लग रहे हो। फिर जब वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम बेन मेयर्स है, तो सुजैन उसे तुरंत पहचान लेती है कि अरे ये तो वही है, मेरे सपनों का राजकुमार।
जिसके बाद वो बैन को अपनी ही जानने वाली एक लेडी का घर उसे रेंट पर दिलवा देती है ताकि वो आसानी से वहां आ जा सके। देन इसके बाद हम कहानी के दूसरे प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जो कि 11 साल का बच्चा है और उसका नाम मार्क होता है। मार्क भी हाल ही में इस टाउन में आया था और स्कूल में आज उसका पहला दिन था। मार्क काफ़ी टैलेंटेड बच्चा था जिससे उसके कई सारे दोस्त भी बन जाते हैं और वो उन्हें एक एस्केप मैजिक ट्रिक दिखा रहा था। लेकिन तभी स्कूल का बैड बॉय रिची वहाँ पर आता है और उसे बुली करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क उल्टा उसी का हाथ मोड़ देता है। इधर दो बच्चे लड़ रहे थे लेकिन टीचर्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी मैट नाम का टीचर उन्हें देख लेता है और वो आकर उन्हें छुड़ाता है और उन्हें समझाता है कि लड़ाई करना गंदी बात है। फिर स्कूल के बाद मार्क अपने दोस्तों के साथ घर जाने लगता है। तभी शॉप से स्टेकर उन्हें स्टॉक कर रहा होता है। वो अपने मालिक के लिए पहले शिकार की तलाश में था। इधर बेन लाइब्रेरी में होता है और वो मास्टन हाउस की हिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी सुजैन भी अपनी मॉम के साथ लाइब्रेरी आती है, जहाँ की लाइब्रेरियन भी सुजैन की दोस्त होती है और उसे बता देती है कि बैन यहीं पर है। उसने बैन के बारे में रिसर्च भी कर रखा था। वो उसे बताती है कि पहले बैन इसी टाउन में रहता था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी और अब सालों बाद वो यहाँ लौटा है। पूरे दिन लाइब्रेरी में रहता है, शायद वो अपनी अगली बुक पर काम कर रहा है। फिर जाते जाते सुजैन बैन को इशारों में बताकर जाती है कि इस वीक उसका घूमने का प्लान है, लेकिन किसके साथ ये वो नहीं बताती। लेकिन बैन उसका इशारा समझ जाता है कि उसे बैन के साथ ही घूमना है। इधर मार्क के दोस्त उसके घर पर होते हैं और हमें पता चलता है कि मार्क बड़े वाला हॉरर लवर है। उसकी रूम की दीवार पर हॉरर मूवीज के पोस्टर चिपके थे और मॉन्स्टर वाले टॉयज भी थे। ये सब देखकर रेल्फी कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता, इवन रिची से भी नहीं। मार्क कहता है कि नहीं, मैं नहीं डरता। इस पर एलपी कहता है कि कल को अगर वो अपने साथ बड़े लड़के लेकर आ गए तो। मार्क कहता है कि मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं फाइट बैक करूंगा। जिस पर एलपी का बड़ा भाई डैनी कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बहादुर बनने के चक्कर में मर मरा मत जाना, हमें तुम्हारे साथ अभी और भी खेलना कूदना है। फिर वो एलपी से कहता है कि चलो अब सनसेट होने वाला है और तुम्हें तो अंधेरे से डर लगता है। जिस पर मार्क उसे एक माउथ ऑर्गन देकर कहता है कि जब भी डर लगे इसे बजाना। फेमस मैजिशियन हुडिनी भी यही करता था और मैंने ये उसी से सीखा है। फिर बच्चे जब अपने घर के लिए जाने लगते हैं तब स्टेकर कार लेकर उनके पास आता है और उन्हें लिफ्ट के लिए ऑफर करता है, लेकिन बच्चों को सिखाया गया था कि स्ट्रेंजर लोगों से लिफ्ट नहीं लेते और वो उसे मना करके चले जाते हैं। इधर बैन और सुजैन साथ में घूमने जाते हैं, जहाँ सुजैन बताती है कि वो यहाँ की नहीं है, वो बॉस्टन से यहाँ आई है और बस रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस मिलने तक ही वो यहाँ पर है। इधर बच्चे वुड से होकर अपने घर जा रहे थे। सनसेट भी हो चुका था और स्टेकर उनका पीछा कर रहा था और मौका देखकर वो रेल्फी को पकड़कर ले जाता है और डैनी को पता चलता है कि उसका भाई अचानक गायब हो गया है और वो परेशान हो जाता है। इधर स्टेकर रेल्फी को घर ले आता है और उसके हाथ पैर बांध देता है, जिसके बाद बार्लो वहां पर आता है और रेल्फी को अपना शिकार बना लेता है। इधर जेल में हम एक पेस्टर को देखते हैं जिसकी अभी अभी रिहाई हुई थी। इसी दौरान शेरिफ उसे बताता है कि एक बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आई है। पेस्टर बोलता है कि तो इस पर आपने क्या एक्शन लिया है। शेरिफ कहता है कि मुझे क्या, मैं तो जल्दी रिटायर होने वाला हूँ। एक सर्च टीम लगा दी है, देखते हैं क्या होता है। फिर ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन रेल्फी का कुछ पता नहीं चलता। उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। इसी दौरान बैन की मुलाकात टीचर से होती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बुक्स पढ़ी है और उसकी तारीफ भी करता है। फिर शाम को बैन जब सुजैन को घर छोड़ने जाता है तो उसकी माँ अजीब तरह से उन्हें खिड़की से देख रही थी। सुजैन कहती कि मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती क्योंकि तुम आउटसाइडर हो और उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भाग जाऊंगी। वो मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव है। इधर डैनी को नींद नहीं आ रही थी, वो अपने भाई को मिस कर रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई बाहर आया है और वो उसे बाहर देखने जाता है तो ज़मीन पर उसे वही माउथ ऑर्गन मिलता है और फिर वहाँ का सीसो अपने आप मूव करने लगता है। इससे डैनी डर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता बार्लो उस पर अटैक कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैनी अपनी मॉम से आकर कहता है कि वो बीमार है, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिसके बाद उसकी माँ उसे हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ डॉक्टर बताती है कि डैनी को पर्नीशियस एनीमिया नाम की बीमारी हुई है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। ये विटामिन बी की कमी से होती है, जिससे रेड ब्लड सेल्स बनने कम हो जाते हैं। वैसे बढ़ती एज के साथ ये कम होते ही हैं,
लेकिन डैनी अभी बच्चा है और उसके रेड सेल्स काउंट किसी 40 साल के आदमी के बराबर है। किसी को भी पता नहीं चलता कि उसे वैम्पायर ने काटा है। फिर कुछ टाइम बाद डैनी अपनी माँ से कहता है कि उसे प्यास लगी है, जिस पर वो नर्स से पानी लाने को कहती है। लेकिन डैनी को पानी नहीं, खून की प्यास लगी थी। उसकी माँ जब पलटती है तो क्या देखती है कि जिस पाव से डैनी को खून चढ़ाया जा रहा था वो उसी पाउच को फाड़कर खून पी रहा था। और तभी अचानक से उसको कुछ हो जाता है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। इसके बाद हम डैनी के फर्नल को देखते हैं। डैनी को दफनाने का काम माइक नाम के एक आदमी को दिया जाता है, लेकिन माइक तो ब्रेड और वाइन पीता पीता ही सो जाता है। फिर रात में जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ध्यान आता है कि वो डैनी को दफनाना तो भूल ही गया और उसकी कब्र ऐसी ही खुली पड़ी थी। फिर जाकर वो उस पर मिट्टी डालने लगता है, लेकिन तभी अचानक से डैनी जिंदा हो जाता है। वो कहता है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सुनकर माइक जब कॉफिन खोलता है तो वो देखता है कि डैनी तो बिल्कुल शांत था और पहले की तरह मुर्दा ही था। उसे लगता है कि शायद उसे वहम हुआ होगा और वो इग्नोर करके फिर से मिट्टी डालने लगता है। इसी दौरान डैनी कब्र से बाहर आ जाता है और माइक जब मिट्टी डालने जाता है तो वो देखता है कि कब्र तो खुला पड़ा था और डैनी वहां पर नहीं था। और तभी अचानक से डैनी उस पर अटैक कर देता है। इधर स्कूल में बेन टीचर से पूछता है कि स्कूल से एक बच्चा गायब है, इस पर बाकी बच्चों का क्या रिएक्शन है। टीचर कहता है कि वही जो बाकी सबका है, कोई भी इस बारे में बात करना नहीं चाहता, किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है। सबने इस बात को इग्नोर कर दिया जैसे कि कभी ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। फिर शाम को टीचर जब बार में जाता है तो उसे वहां पर माइक मिलता है और वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। वो टीचर से कहता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जिस पर टीचर उसे अपने घर ले आता है और दवाई वगैरह देता है। इसी दौरान वो माइक की गर्दन पर वैम्पायर बाइट देख लेता है। वो माइक से पूछता है कि निशान कहाँ से आया। माइक कहता है कि पता नहीं, जिससे टीचर को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इधर बैन की मकान मालकिन उसे बताती है कि टीचर उससे मिलने आया है और सूजी भी यहीं पर थी। फिर जब वो टीचर से बात करने नीचे जाते हैं तो टीचर उनसे कहता है कि तुम लोगों के पास क्रॉस या सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट वगैरह कुछ है क्या। बहन कहता है कि हुआ क्या है, जिस पर टीचर उन्हें अपने घर ले जाता है और माइक को दिखाता है कि इसे वैम्पायर ने काटा है। लेकिन उन्हें इसकी बात पर यकीन नहीं होता, जिस पर वो माइक के हाथ को टच करके दिखाता है कि देखो, इसकी बॉडी ठंडी पड़ी है। वैम्पायर्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी वैम्पायर बन चुका है। जिस पर बैन उसकी गर्दन देखने जाता है, जिस पर टीचर कहता है कि अब निशान तुम्हें नहीं मिलेगा। वैम्पायर बनने के बाद वो गायब हो जाता है। बैन कहता है तो हमें क्या करना चाहिए। टीचर कहता है कि डॉक्टर और पुलिस को बुलाओ, लेकिन वैम्पायर वाली बात का जिक्र अभी उनसे मत करना। बोल देना कि ये बीमार था, इसलिए मैं यहाँ ले आया और ये नींद में ही मर गया। जिसके बाद डॉक्टर आकर उसे चेक करती है। माइक की बॉडी सफ़ेद पड़ चुकी थी, जैसे उसकी बॉडी में खून ही ना हो। तभी टीचर कहता है कि डैनी की मौत भी खून की कमी वाली बीमारी से हुई थी ना। शेरिफ कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, कि इन दोनों की मौत के बीच कोई कनेक्शन है। जिस पर वो डॉक्टर से पूछते हैं कि फिर आप ही बता दो कि ये कैसे मरा। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगी। और इन सब के बाद वो माइक की बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। और अब आता है पुरानी फिल्म का सबसे आइकॉनिक और क्रीपी सीन, जब डैनी विंडो पर फ्लोट करके आता है और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। मार्क उसे देखने जाता है तो वो उसे हिप्नोटाइज करके खिड़की खुलवा लेता है और अंदर आ जाता है। तभी वो मार्क के सामने बार्लो का जिक्र करता है और कहता है कि मिस्टर बार्लो तुमसे मिलना चाहते हैं। और वो मार्क की तरफ बढ़ने लगता है। अब मार्क के पास तो भूत वाले स्टब पड़े थे, उन्हीं में क्रॉस भी लगा हुआ था। फिल्म में हमें दिखाया गया है कि वैम्पायर या कोई बुरी शक्तियाँ जब आसपास होती हैं तो क्रॉस चमकने लगता है। पुरानी वाली में ये नहीं था। खैर मार्क उसी क्रॉस का यूज़ करके डैनी को भगा देता है। अब मार्क को तो भूतों वगैरह की काफ़ी नॉलेज थी, इसलिए उसे समझते देर नहीं लगती कि बार्लो एक वैम्पायर है और वही ये सब कर रहा है। इधर टीचर भी वैम्पायर के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है कि तभी माइक आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे हिप्नोटाइज करने लगता है। लेकिन तभी टीचर के हाथ क्रॉस लग जाता है, जिसे दिखाकर वो माइक को भगा देता है। इधर नर्स डॉक्टर को बताती है कि डैनी की माँ की भी मौत हो गई है, उसकी मौत भी खून की कमी से ही हुई है। फिर उन्हें पता चलता है कि मुर्दा घर से माइक की बॉडी गायब थी। जिसके बाद डॉक्टर टीचर से बात करने उसके घर जाती है।
तो वो उसे घायल हालत में मिलता है। वो उसे बताती है कि डैनी की माँ भी मर चुकी है और माइक की डेड बॉडी गायब है, आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद टीचर बेन और सुजैन को भी बुला लेता है और अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बताता है कि पावर ऑफ फेथ, स्टेक्स, क्रॉसेस, वाइट रोजेस या गार्लिक, इन सब चीज़ों से ही वैम्पायर से निपटा जाता है। और अजीब बात यह है कि टाउन में एक भी वाइट रोज अवेलेबल नहीं है। फिर मुझे पता चला कि स्टेकर ने सारे वाइट रोजेस खरीद लिए हैं, जिससे इन्हें भी शक हो गया था कि बार्लो एक वैम्पायर है और स्टेकर उसके लिए ही काम करता है। लेकिन डॉक्टर इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है सिवाय माइक की मिसिंग बॉडी के। टीचर कहता है कि वो गायब है, उसके पीछे एक रीज़न है। कल रात वो मुझ पर अटैक करने आया था और वो एक वैम्पायर है। डॉक्टर कहती है कि अगर ऐसा है तो डैनी की माँ की मौत भी सेम तरह से ही हुई है, तो वो भी वैम्पायर बन गई होगी। रात में जाकर देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टीचर कहता है कि तुम लोग जाओ, मुझे बार्लो और स्टेकर के बारे में और रिसर्च करनी है। इसके बाद टीचर देखता है कि स्टेकर ने सुजैन की माँ को भी अपने वश में कर लिया था और वो उसके साथ डांस कर रही थी। इधर मार्क एक स्टेक लेकर बार्लो को मारने जाता है और सेलर के रास्ते से अंदर चला जाता है। तभी टीचर भी उसे वहीं पर मिलता है, जो पहले से वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। लेकिन तभी बाहर से स्टेकर सेलर बंद कर देता है और उस पर ताला लगा देता है और ये लोग अंदर ही फंस जाते हैं। जिसके बाद बार्लो टीचर पर अटैक कर देता है और स्टेकर मार्क को पकड़कर ले जाता है। इधर ये लोग डैनी की माँ की बॉडी पर नज़र रखे हुए थे कि वह वैम्पायर बनकर जिंदा होती है या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुजैन कहती है कि अगर ये सच में उठ गई तो हम कैसे बचेंगे, और दूसरी पल वो जिंदा भी हो जाती है और वो डैनी को आवाज़ लगाने लगती है कि बेटा तुम कहाँ हो, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। ये देखकर सबके पसीने छूट जाते हैं और फनी बात यह है कि बैकअप के लिए वो क्रॉस भी लेकर नहीं आए थे, जिस पर डॉक्टर आइसक्रीम स्टिक्स को ही जोड़कर क्रॉस बनाने लगती है। लेकिन वो चमक नहीं रहा था, यानी वो काम नहीं कर रहा था। सुजैन कहती है कि शायद इसे टेप से जोड़ना होगा और उस पर टेप लगाने लगती है। इतने में डैनी की माँ उठकर बैठ जाती है और वो उन्हीं की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तब तक वो क्रॉस को जोड़ लेते हैं और वो ग्लो करने लगता है। और बेन क्रॉस दिखाकर कहता है कि जीसस के नाम पर मैं तुम्हें कमांड करता हूँ कि, लेकिन तभी टेप उतर जाता है और अब तो इनकी शामत आने वाली है और वो सीधा डॉक्टर पर ही अटैक करती है। लेकिन बेन ने पीछे से चादर को पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर को काट ही लेती है। तभी इतने में सुजैन क्रॉस को ठीक से चिपका विपका कर ले आती है और उसकी बैग पर लगा देती है, जिसके बाद वो चादर में से ही गायब हो जाती है। लेकिन डॉक्टर को तो उसने काट लिया था। इससे पहले कि उसकी बॉडी में वैम्पायर के कीटाणु फैल जाए, वो खुद को रेबीज वाला इंजेक्शन लगा देती है और एक काम भी कर जाता है। क्रॉस लगाने पर भी उसे कुछ नहीं होता, यानी वो वैम्पायर बनने से बच गई। बहन कहता है कि कल हम चर्च जाएंगे, वहाँ क्रॉस, होली वाटर सब मिल जाएगा। और फिर वो टीचर को देखने उसके घर जाते हैं तो घर के रूफ पर दो वैम्पायर्स खड़े होते हैं और वो समझ जाते हैं कि शायद इन्होंने टीचर का भी काम कर दिया और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर स्टेकर ने मार्क को बांधकर उल्टा लटका रखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह बच्चा महान जादूगर हुडीनी का फ़ैन है और वो भी एस्केप ट्रिक जानता था। इसकी मदद से वो खुद को फ्री कर लेता है और मौका देखकर रॉड से स्टेकर को ख़त्म कर देता है। इधर बाकी सब चर्च जाकर फादर को सब कुछ बता देते हैं। तभी मार्क भी वहाँ पर आता है। वो बताता है कि टीचर को भी बार्लो ने वैम्पायर बना दिया। मुझे पता चल गया था कि बार्लो ही वैम्पायर हेड है। मैं उसे मारने गया था, उसे तो नहीं मार पाया, लेकिन स्टेकर को मैंने मार दिया। खैर मैं तो यहाँ होली वाटर लेने आया हूँ और अब मुझे बार्लो को मारना है। और इन सबको यकीन ही नहीं होता कि 11 साल का बच्चा ये सब कर रहा है। जिस एज में बच्चे बिस्तर गीले कर देते हैं, उस एज में वैम्पायर हेड को मारने जा रहा है, बताओ। खैर वो उसे रोक लेते हैं कि रुक जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और फिर सारे मास्टन हाउस जाते हैं, लेकिन स्टेकर की बॉडी उन्हें वहाँ नहीं मिलती। इसके बाद वो सेलर में चेक करने जाते हैं, जहाँ वैम्पायर के रूप में टीचर उन पर अटैक करने आता है, जिस पर बैन तुरंत उसे स्टेक से स्टैब कर देता है। लेकिन जल्दबाजी में वो कंधे पर लगा था, जिससे काम नहीं बनता और वो बैन को पकड़ लेता है और कहता है कि बार्लो आ रहा है, आज तुम और तुम्हारी फैमिली भी खत्म हो जाएगी। तब इतने में बाकी लोग सेलर को खोल देते हैं, जिससे डायरेक्ट सनलाइट टीचर पर पड़ जाती है
जिससे उसका हाथ जलने लगता है और वो बैन को छोड़ देता है। जिसके बाद बैन स्टेक को उसके दिल में स्टैब कर देता है और वो फाइनली ख़त्म हो जाता है। और इन सब के बाद सब अपनी फैमिली को बचाने जाते हैं और तय ये होता है कि सनसेट से पहले सबको साथ लेकर चर्च पहुंचना है, क्योंकि वहाँ वैम्पायर्स नहीं आ सकते। इधर घरों के बाहर दूध और अखबार इकट्ठा होने लगे थे, यानी ऑलमोस्ट पूरा टाउन खत्म हो चुका था। इन सब से डरकर शेरिफ टाउन छोड़कर जा रहा था। डॉक्टर कहती है कि तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो, लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। शेरिफ कहता है कि यहाँ बचाई कौन है, पूरा टाउन खत्म हो गया, थोड़ी देर और रहा तो मैं भी मारा जाऊँगा, और मैं तो कहता हूँ कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर सुजैन अपनी मॉम को लेने जाती है, लेकिन वो तो पहले ही बार्लो की सर्वेंट बन चुकी थी। और तभी वहाँ एक वैम्पायर सुजैन को काट लेता है। तभी बीच में बैन आकर सुजैन को बचाकर ले जाता है। इधर मार्क फादर के साथ अपने मॉम डैड को कन्विंस करने में लगा हुआ था कि टाउन पर वैम्पायर्स ने अटैक कर दिया है और तुरंत चर्च जाना होगा, लेकिन वो उनकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें ये सब कहानी लग रही थी कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और मार्क के डैड देखने चले जाते हैं। और तभी क्रॉस ग्लो करने लगता है, यानी बाहर जो आया था वो वैम्पायर था। लेकिन फादर के रोकते रोकते मार्क का डैड बाहर चला जाता है और तभी कोई इस पर अटैक कर देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि बार्लो ही था। और मार्क की मॉम को भी अपना शिकार बना लेता है। तभी फादर क्रॉस दिखा के बार्लो को रोकने की कोशिश करता है और मार्क को वहाँ से भगा देता है। इधर फादर क्रॉस दिखाकर कहता है कि पीछे हट जा शैतान, मैं एक प्रीस्ट हूँ। इस पर बार्लो कहता है कि क्या सच में? जिससे फादर का फेट टूट जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो एक अच्छा प्रीस्ट नहीं है, उसने भी गलत काम किए हैं, तभी तो वो जेल में था। और उसके फेथ के टूटते ही क्रॉस काम करना बंद कर देता है और बार्लो उसे भी अपना शिकार बना लेता है। और इधर मार्क वैम्पायर से बचने के लिए ट्री हाउस में जाकर छुप जाता है। इधर बैन सुजैन को लेकर चर्च आता है, लेकिन उसके एंटर करते ही क्रॉस ग्लो करने लगता है, यानी कीटाणु उसकी बॉडी में फैल चुके थे। बैन कहता है कि जल्दी से इसे इंजेक्शन लगाओ, लेकिन डॉक्टर कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो वैम्पायर बन चुकी है। तभी तो चर्च में आकर वो तड़प रही है। बैन कहता है कि प्लीज़ कुछ करो, इसकी मदद करो। डॉक्टर कहती है कि अब इसका एक ही तरीका है, इसे ख़त्म कर दो। लेकिन बैन इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होता। तभी इतने में सुजैन खुद को छुड़ाकर भाग जाती है, लेकिन तभी वैम्पायर्स उसे घेर लेते हैं और वो वापस चर्च की तरफ भागता है। इसी दौरान माइक उस पर छलांग लगा देता है, लेकिन तब तक डॉक्टर ने बैन को स्टेक दे दिया था, जिससे बैन माइक को मार देता है। और फिर डॉक्टर बाकी वैम्पायर्स को क्रॉस दिखाकर बैन को अंदर ले लेती है। फिर बैन पूछता है कि फादर कहाँ है। डॉक्टर बताती है कि वो तो ख़त्म हो गए। फिर पूछता है कि शेरिफ का क्या हुआ, जिसका जवाब उसे शेरिफ की लाश देती है, उसे भी वैम्पायर से मार दिया था। अगले दिन दोनों टाउन के चक्कर लगाते हैं। पूरा टाउन सुनसान पड़ा था, ना बंदा था ना बंदे की साथ। और इधर मार्क ने पूरी रात ट्री हाउस में ही बिता दी थी। इधर दोनों मार्क के घर उसे देखने जाते हैं, जहां उन्हें उसका नोट मिलता है कि मैं बार्लो को मारने जा रहा हूँ। इधर हम मार्क को देखते हैं, जिसे लगता है कि बार्लो दुकान में छुपा होगा, और वो दुकान तोड़कर अंदर उसे मारने जाता है। लेकिन वहाँ बार्लो नहीं होता, डैनी होता है, जो तुरंत मार्क पर टूट पड़ता है। लेकिन मार्क ने हाथ में स्टेक ले रखा था, जो सीधा डैनी के दिल में घुस जाता है और वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर शॉप के बाहर निकलते ही बैन और डॉक्टर उसे देख लेते हैं और अब तीनों एक साथ थे। बैन कहता है कि चलो यहाँ से, हमें टाउन को छोड़ना होगा। लेकिन मार्क कहता है कि उसे अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेना है। मैं बार्लो को ऐसे जाने नहीं दे सकता, अभी उसने हमारा टाउन बर्बाद किया है, आगे वो ना जाने कितने टाउन बर्बाद करेगा, उसे यहीं रोककर ख़त्म करना होगा। और वो लोग उसकी बात मान लेते हैं कि बच्चे की बात में दम तो है। फिर बैन एक अजीब बात नोटिस करता है कि टाउन में इतनी सारी कारें हुआ करती थी, लेकिन अब एक भी नहीं दिख रही। फिर सारी कार उन्हें थिएटर वाले ग्राउंड पर लगी मिलती है। फिर बैन जाकर सुजैन की कार ढूंढता है। वो डिक्की खोलकर देखता है तो अंदर सुजैन चैन से सो रही थी, और उन्हें पता चलता है कि दिन में सारे वैम्पायर्स कहाँ गायब हो जाते हैं, वो कार की डिक्की में ही सोते हैं। डॉक्टर फिर कहती है कि सुजैन को मार दो, लेकिन ये उससे नहीं हो पाता, जिस पर डॉक्टर ही उसे मारने जाती है। लेकिन इससे पहले कोई डॉक्टर को ही शूट करके ख़त्म कर देता है, और ये सुजैन की मॉम ही होती है, जो अपनी वैम्पायर बेटी को प्रोटेक्ट कर रही थी। वो बैन और मार्क पर भी गोलियां चलाती है, जिससे बचकर दोनों छुप जाते हैं। तभी बैन देखता है कि सनसेट होने वाला था
और वैम्पायर डिक्की से बाहर निकलने लगता है, जिसे बचने के लिए दोनों सनलाइट की तरफ भागते हैं। लेकिन कुछ वैम्पायर्स बैन को पकड़ लेते हैं। तभी मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कार चलाकर बड़े वाले एक बोर्ड को गिरा देता है, जिससे डायरेक्ट सनलाइट वैम्पायर्स पर पड़ जाती है और वो सब जलकर ख़त्म हो जाते हैं। तभी सुजैन की मॉम बैन को शूट करने आती है, लेकिन मार्क गाड़ी से उसको भी उड़ा देता है। और अब पूरे टाउन में बस ये दोनों ही जिंदा बचे थे और अब इन्हें बार्लो को ख़त्म करना था। लेकिन बार्लो के पास तो अपना कॉफिन था और वो उसी में सो रहा होगा, लेकिन उसका कॉफिन कहाँ हो सकता है। तभी मार्क की नज़र बड़े से लोडर पर पड़ती है। उसे लगता है कि पक्का बार्लो का कॉफिन इसी में होगा और उसका अंदाज़ा एकदम सही था। फिर बैन कॉफिन को खींचकर धूप में ले आता है और कॉफिन को खोलने लगता है और मार्क स्टेक लेकर तैयार था, लेकिन कॉफिन बहुत भारी था। मार्क उसे नहीं खोल पाता। तब इतने में धूप खत्म हो जाती है और कॉफिन शैडो के अंदर आ जाता है और समझ जाते हैं कि अब ये बाहर आएगा। दोनों स्टेक लेकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी फोर्स से बाहर निकलता है कि उन दोनों को पीछे हटना पड़ता है। फिर दोनों एक शॉप में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन तभी सुजैन पीछे से बैन पर अटैक कर देती है और ना चाहते हुए भी बैन को उसे मारना पड़ता है। इधर मार्क भागकर उस गिरे हुए बोर्ड के नीचे छुपा हुआ था। तभी बार्लो बोर्ड चीरकर उसे पकड़ लेता है और मार्क को ऊपर खींचकर उसे काटने आता है। तभी पीछे से बैन स्टेक को उसके मुंह के आर पार कर देता है और फिर एंड में उसके दिल में स्टैब करके फाइनली उसे ख़त्म कर देता है। और इन सब के बाद दोनों इस टाउन को छोड़कर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सैलेम स्लॉट की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।